तो मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था ताकि मैं इस एनिमे के बारे में बात करूं तो फाइनली इसका लास्ट एपिसोड एयर हो चुका है एंड मेरे को पता था इसको देख के कि मेरे को इसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी। वैसे ही एनिमे वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा पॉपुलर है और अपने इंडिया के अंदर कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसके बारे में बात ज्यादा कर नहीं रहे हैं। भाई जब उनको शोनन एनिमे से कंटेंट बना के जब तक मजा नहीं आएगा तब तक वो ऐसे शोज के बारे में क्यों ही बात करेंगे। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो ताकि और लोग भी जाने टू बी हीरो एक्स के बारे में एंड डेफिनेटली अच्छे पॉइंट एज वेल एज बुरे पॉइंट दोनों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है, इस शो के अंदर जो हीरोज होते हैं उनको पावर आती है नॉर्मल ऑडियंस से। जैसे हम देखते हैं कोई ऑडियंस जिस बंदे को जितना ज्यादा ट्रस्ट करती है उतना उसका ट्रस्ट वैल्यू बढ़ती है, उतनी ज्यादा उसके पास पावर्स वगैरह आती हैं। ये सिमिलर कंसेप्ट आपको बहुत सारे शोनन एनिमे के अंदर देखने को मिलता है, स्पेशली जो बेसिकली कर्स वगैरह होते हैं, जो विलन्स वगैरह होते हैं, जितना ज्यादा लोग उनसे फियर करते हैं उतने ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अंदर भी उसी सेम चीज को फियर सिस्टम बोलते हैं। इस शो के टाइटल का बेसिक मतलब यही है, जो बेसिकली टॉप 10 हीरोज होते हैं रैंकिंग के अंदर वो बेसिकली फाइट करते हैं रैंकिंग मैचेस के अंदर और जो सबसे नंबर 1 हीरो निकलता है वो बेसिकली टाइटल एक्स का ओनर बन जाता है। बेसिकली मेरे को लगता है टाइटल एक्स खुद के अंदर कोई भी उसकी वैल्यू नहीं है, जो रियल वैल्यू है उसके बाद आती है। जितना ज्यादा आप टाइटल एक्स जीतोगे उतना ज्यादा आपको ऑडियंस प्यार करेगी एंड उतनी ज्यादा आपकी ट्रस्ट वैल्यू बढ़ेगी। एंड एनिमे के अंदर आपको एक केस भी डिस्क्राइब करते हैं जिसके अंदर एक हीरो की ट्रस्ट वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई थी कि एक्चुअल में वो गॉड बन गया था। सबसे पहली चीज जो बेसिकली जो रैंकिंग सिस्टम होता है हीरोज के बीच में मेरे को सबसे ज्यादा फालतू लगता है। बहुत सारे एनिमे के अंदर ये सेम चीज करते हैं कि हीरोज की रैंकिंग वगैरह कर देते हैं, जबकि यार हीरोज का काम एक ही होता है, जो उनका पर्पस होता है बेसिकली इविल से फाइट करना, जस्टिस के लिए फाइट करना। पहला सीजन मेरे को मोस्टली एक बिल्डअप की तरह लगा जिसके अंदर हमको अलग अलग हीरोज को इंट्रोड्यूस किया, उनके फ्लैशबैक दिखाए, उनकी अलग अलग टाइमलाइंस के अंदर उनकी स्टोरीज दिखाई, उनका साइड ऑफ पर्सपेक्टिव दिखाया था। इस एनिमे के अंदर या इस दोंगवा के अंदर इसको आप कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि बेसिकली एक क्रॉस प्रोजेक्ट था बिटवीन दो नेशंस जापान एंड चाइना एंड इसके अंदर एक नहीं दो नहीं तीन एनिमे स्टूडियो काम कर रहे थे। एंड भाई मेरे ख्याल से अलग अलग स्टूडियोज अलग अलग आर्ट्स को अडेप्ट कर रहे थे। जैसे मान लो एक हीरो की आर्क ये स्टूडियो कर रहा है और दूसरे हीरो की आर्क कोई और स्टूडियो कर रहा है एंड आपको काफी ज्यादा एक अनइवन क्वालिटी ऑफ एनिमेशन देखने को मिलती है। आपको क्लियरली डिफरेंस देखने को मिलता है। कोई स्टूडियो मतलब 2D के अंदर ज्यादा एनिमेट कर रहा है, कोई स्टूडियो ज्यादा 3D की तरफ प्रेफर कर रहा है। एंड इसका इनिशियली पॉपुलर होने का रीजन भी ये था कि इस एनिमे के अंदर आपको 2D टू 3D शिफ्ट देखने को मिलता है कंटिन्यूअसली। जैसे फाइट्स के अंदर 3D कर देंगे वरना 2D रहेगा। एंड सच बताऊं मेरे को काफी ज्यादा प्यारा लगा और काफी ज्यादा यूनिक लगा मेरे को एंड काफी ज्यादा एक फास्ट पेस्ड एनिमे आप कह सकते हो। जब मैंने इसका पहला एपिसोड देखा था मेरे को लगा कोई कॉमेडी टाइप का एनिमे होगा, फालतू का जोक्स वगैरह वाला, पर हर एक आर्क के अंदर आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स की स्टोरी बताते हैं। काफी ज्यादा डेप्थ के अंदर इन्होंने कैरेक्टर राइटिंग करी है। जितने ज्यादा कैरेक्टर होते हैं ना शो के अंदर उतना ज्यादा उसको मैनेज करना हार्ड हो जाता है क्योंकि हर एक कैरेक्टर की अलग पर्सनैलिटी होती है, उनका एक अलग साउंड ट्रैक होता है, उनको अलग तरीके से आपको एनिमेट करना भी होता है। और यार बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अडेप्ट किया इन सब चीजों को। एनिमेशन और साउंड ट्रैक दोनों टॉप टियर के हैं, उसके अंदर इसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरे को एक चीज काफी ज्यादा अनोइंग लगती है, मान लो मैंने पहले 4 एपिसोड कोई हीरो को देखा, बाद में वो अगले 20 एपिसोड वो हीरो दिखेगा ही नहीं मेरे को। जब आप पहली बार देखोगे ना शो को तो आप थोड़ा बहुत टाइमलाइन के अंदर भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होगे। एक्चुअल में इसकी प्रीक्वल वगैरह भी है जिसका नाम है टू बी हीरो टू बी हीरोइन, पर मेरे को नहीं पता वो एक्चुअल में देखने इतना जरा जरूरी है या नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ टू बी हीरो एक्स को देखा है। मेरे को लगा था इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर की स्टोरी बताएंगे, ऑब्वियसली मैं बोर हो जाऊंगा। इतने ज्यादा फ्लैशबैक देखना किसको पसंद है, पर ये स्टोरी बाय स्टोरी कैरेक्टर इतने ज्यादा बेटर होते गए, मेरे को और ज्यादा इंटरेस्ट आता गया शो के अंदर। एंड लास्ट के अंदर जो सारे कैरेक्टर एक साथ आते हैं ना भाई, वो तो भाई पीक लगती है पीक। इस शो के अंदर आपको काफी सारे अलग अलग मैच्योर थीम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे मर्डर हो गया, सुसाइड हो गया, एंड आपको काफी सारे प्लॉट ट्विस्ट भी देखने को मिलते हैं। कोई कैरेक्टर पता नहीं कब मर जाए आपको, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग में बिट्रेयल आपको सोचना पड़ता है आगे क्या होने वाला है। पता नहीं है, मेरे को आदत हो गई थी अच्छी एनिमेशन और स्टोरी एक साथ तो हो ही नहीं सकते, पर ये बेसिकली परफेक्ट एग्जांपल है ब्यूटी विद ब्रेन का। रिसेंटली मैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज देख रहा था, वो भी अभी खत्म हुआ है भाई। उसकी भी स्टोरी और एनिमेशन दोनों ही भाई क्या ही प्यारा, मजा आ गया था देख के उसको भी। वैसे इस एनिमे के अंदर टू बी हीरो एक्स के अंदर जो इंटीग्रिटी है थोड़ी सी वीक लगती है मेरे को पहले सीजन के अंदर। बाकी इनके लास्ट एपिसोड के अंदर बेसिकली सारी टाइमलाइंस को ऑर्डर के अंदर अरेंज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, पर भाई जितने ज्यादा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं उससे ज्यादा डबल क्वेश्चन तो आपके माइंड के अंदर ही रेस कर देते हैं। इजिली भाई वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑफ दिस ईयर। अच्छा मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी, मेरे को बताना सच है या नहीं। मैंने सुना था जो बेसिकली जो हीरोज के बीच में फाइट होगी वो ऑडियंस डिसाइड करेगी। आपने सुना होगा जो बिली वाले हैं बेसिकली चाइना के अंदर बेसिकली पोल वगैरह कर रहे हैं, जितनी ज्यादा वोटिंग वगैरह मिलेगी उतनी ज्यादा हीरोज
हीरोज की पावर वगैरह होगी एंड बेसिकली फैन डिसाइड करेंगे कौन सा हीरो किससे बैटल करेगा। मतलब फैन वोटिंग के बेस पे स्टोरी पे इंपैक्ट पड़ सकता है। मतलब यार तो बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग और यूनिक एंड इमर्जिंग एक्सपीरियंस बन जाता है फैंस का इस शो के साथ। अगर ये बाकी एनिमे के अंदर करे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। मतलब हम बात करते थे ना गोजो फाइट करे अगर नारुतो से गोकू से तो कौन जीतेगा, मेरे ख्याल से वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं रहे। देखते हैं बाकी कितना सच है कितना झूठ है खबर। एंड भाई ओरिजिनल एनिमे की सबसे खास बात भी यही होती है, आपके पास फ्रीडम होती है, खुद की स्क्रिप्ट होती है, आप जो मर्जी करना चाहो कर सकते हो एनिमे के अंदर। आपको कोई मांगा विजुअल नॉवल को फॉलो नहीं करना होता। एंड मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है जो हीरोज की पावर होती है ना, हीरो के अंदर बनने का ड्रॉबैक भी होता है। मतलब मान लो जैसे कोई हीरो है जिसका नाम है स्माइल, अब उसकी ऑडियंस चाहती है हमेशा सारे विलन्स को स्माइल करते हुए मारेगा, तो हीरो बनने की वजह से उसकी नॉर्मल लाइफ पे कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है वो भी हमको देखने को मिलता है। मतलब जो हमारा बंदा है वो स्माइल के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे एक हीरो होता है जो बेसिकली परफेक्शनिस्ट होता है, उसको सब कुछ ओसीडी वगैरह होती है, वो सबको सब चीजों को परफेक्ट देखना पसंद है, क्लीननेस चाहिए उसको। बहुत ज्यादा एक मॉडर्न शो है। अगर आपको टिपिकल जापानीज एनिमे देखने की आदत है तब थोड़ा सा आपको ये शो अजीब लग सकता है। इसकी एनिमेशन थोड़ी सी आपको कार्टूनिश भी लग सकती है, और इसके लास्ट एपिसोड की एनिमेशन मेरे को बहुत प्यारी लगी। मेरे को नहीं पता किस स्टूडियो ने काम किया या तीनों ने मिलकर काम किया, और डेफिनेटली पीक एनिमेशन थी। पर इस शो को आप डेफिनेटली ट्राई जरूर करना, एक बार देखना। इसके 4 एपिसोड देख लो मैं कहता हूँ, उसके बाद आपको एक प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलेगा, फिर आप अपने आप बाकी सारे एपिसोड्स भी देख लोगे। करने को तो भाई आधा घंटा भी बात कर सकते हैं, पर इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है। मिलेंगे।